नमस्कार, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। जो भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है या कौन सा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आर्यन उपाध्याय और याद रखना, नाम एक और काम अनेक। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो रिलेटिव एटॉमिक मास चीज क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास, अब देखिए रिलेटिव का मतलब क्या हुआ। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं हुआ। केमिस्ट्री में रिलेटिव का मतलब क्या हुआ? रिश्तेदार नहीं हुआ। रिलेटिव का मतलब हुआ कि मान लीजिए एक क्लास है, उसमें सबसे ज्यादा कुर्पोषित एक बंदा है जिसका नाम है सुतानु। अब उससे एक थोड़ा सा हड्डा कड्डा बंदा है जिसका नाम है भूतानु, और उससे भी एक तगड़ा बंदा है सबसे खतरनाक, उसका नाम है तुतानु। ठीक है, अब ये जो सुतानु है वो सबसे ज्यादा कुर्पोषित बंदा है, सबसे ज्यादा, मतलब क्लास में एक सबसे ज्यादा कुर्पोषित बंदा कौन है भाई? सुतानु ही है। अब इसको हमने मान लिया रेफरेंस, मतलब इस ऐसे टाइम की बात करें या फिर ऐसे जगहों की बात करें जहां पर हमें मान लीजिए कि वेइंग मशीन हमारे पास नहीं है। वेइंग मशीन मतलब जैसे ही आपके पापा वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो धड़कन बढ़ने लगती है ना, तो वही वेइंग मशीन की बात हो रही है। उस वेइंग मशीन हमारे पास वो वेइंग मशीन नहीं है। तो उस केस में हमने क्या किया कि सुतानु के वेट को हमने मान लिया, सुतानु के मास को हमने मान लिया 1, यानी इसके मास को हमने रेफरेंस मान लिया। तो हमने देखा कि जो भूतानु है, पहले हमने सुतानु को उठाया, हमें थोड़ा सा लोड पड़ा लेकिन बहुत ही हल्का बंदा था, बहुत ही कुर्पोषित बंदा था। फिर हमने उठाया भूतानु को, जितना बल सुतानु को उठाने में लगा उससे थोड़ा सा दुगना बल लग रहा था भूतानु को उठाने में। तो हमने कह दिया कि भूतानु का जो मास है वो 2 है, बस 2, और तुतानु का जो मास है वो 3 है, बस 3। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो भूतानु है वो सुतानु से 2 गुना ज्यादा भारी है। ऐसा मार्केट में आपको नहीं मिलेगा सर। डायरेक्टली रिलेटिव एटॉमिक मास का आपको फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप फील कर सके कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। जो भूतानु है वो हम कहेंगे अगर 2 में लिख रहा हूं, इसका मतलब वो 1 से 2 गुना भारी है, यानी भूतानु से 2 गुना, सॉरी, सुतानु से 2 गुना भारी भूतानु है। और यहां पे अगर मैं 3 लिख रहा हूं, इसका अर्थ ये है कि जो तुतानु है वो सुतानु से 3 गुना ज्यादा भारी है। इसी चीज को जो कुर्पोषित बंदा है, हमारे केमिस्ट्री में इस कुर्पोषित बंदे को हम हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका न्यूट्रॉन नंबर होता है 0, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूट्रॉन नंबर है 0। और आपने यदि केमिस्ट्री पढ़ा हो, थोड़ा सा, तो न्यूट्रॉन में ही सबसे ज्यादा मास होता है, और यही मान लीजिए इसके पास 0 है, तो आप सोच सकते हैं कितना कुर्पोषित है ये। तो हमने केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को मान लिया कि ये सुतानु है भाई, सबसे ज्यादा कुर्पोषित बंदा यही है। ठीक है, हमने क्या किया भाई कि मान लीजिए कोई भी एटम है, रिलेटिव एटॉमिक मास का आपका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ X डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्केल की बात कर रहे हैं। मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन क्या है भाई? 1 है। क्या है भाई? 1 है, यही होता है मास नंबर। पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था, आप केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं 11 का। और ये है मास ऑफ 1 एटम ऑफ X। X क्या हो सकता है सर? जिसका आपको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास। किसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है? जिसका ये X है। बात खत्म। अच्छा, फिर देखा गया कि हाइड्रोजन जो है ना वो ज्यादा मिल नहीं रहा है हमारे, मतलब आसपास में हाइड्रोजन ज्यादा मिल नहीं रहा है, मतलब एबंडेंट नहीं है। तब एक और नए स्केल की खोज की गई जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजन स्केल। मतलब ऑक्सीजन को माना गया कि ऑक्सीजन को एक बार रेफरेंस रखा जाए। बेसिकली जो हाइड्रोजन है ना भाई, ये रेफरेंस है। क्या है? रेफरेंस है। इसके रेफरेंस में हम देख रहे हैं कि अगर मैं लिख रहा हूं कार्बन का जो मास है, अगर मैं 12 लिख रहा हूं, इसका अर्थ ये है कि कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना यानी टाइम्स ज्यादा भारी है। गुना मतलब टाइम्स, इतना टाइम्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन स्केल आया। क्या आया सर? ऑक्सीजन स्केल। ठीक है, अब ऑक्सीजन स्केल में हमने क्या किया कि ऊपर में तो रखा मास ऑफ सेम थिंग 1 एटम ऑफ X। नीचे में क्या हुआ कि अगर हम रख रहे थे मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 816 होता है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो देखा गया कि यार ये दो
डिस्टर्ब हो जाएगा मैथमेटिक्स, यहाँ पर तो 16 आ जाएगा, नीचे तो चाहिए 1 क्योंकि रेफरेंस रखना है, सबसे ज़्यादा कुरपोजिट रखना है, 1 से रिलेट हम करवा रहे हैं। अगर मैं 5 लिख रहा हूँ इसका अर्थ क्या होता है कि 1 से 5 गुना ज़्यादा चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे लाया जाए, 1 कैसे किया जाए। 1 करने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल मान लीजिए ऑक्सीजन है, इसका एज अ होल मास कितना है 16, एज अ होल इसका मास कितना है 16। अब अगर मैं इसके 16 टुकड़े कर दूं, अगर मैं इसके 16 टुकड़े कर दूं, अब ये नंबर काउंट मत करने लग जाएगा कि 16 है या नहीं, बस मैं कह रहा हूं कि अगर इसके 16 टुकड़े, मान लीजिए कि 16 ही टुकड़े, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब इक्वल पार्ट्स में मैंने 16 भागों में से बांट दिया, इसका अर्थ क्या हुआ कि हर एक भाग का मास क्या है 1 1 1 1 1 1, हर एक भाग का, हर एक पार्ट का जो टुकड़ा है, हर एक का मास क्या होगा 1 1 1 1 होगा। इसका मतलब इस 16 को मैंने 1 1 1 पार्ट में ले लिया, तोड़ दिया, काट दिया, ठीक है। अब मैंने इस 1 पार्ट को लिया, इस एक पार्ट को, मतलब 16 में से एक पार्ट को हमने लिया, किसके, ऑक्सीजन के। तब अगर मैं ऑक्सीजन का 16वां भाग लेता हूं, मतलब 16 में से किसी एक भाग को अगर लेता हूं, 1/16 अगर मैं पार्ट लेता हूं, तब ये फॉर्मूला मेरा सही हो जाएगा, तब ये 1/16 × 16 कट के 1 आ जाएगा। समझे, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ही मोल कॉन्सेप्ट, देख रहे हैं ना, मोल कॉन्सेप्ट, चैप्टर का नाम ही कॉन्सेप्ट है यार, इसमें अगर आप रट रहे हैं तब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। फिर क्या हुआ कि ऑक्सीजन हमें मार्केट में बहुत जल्दी मिल नहीं रहा था, अब खोज हुआ एक और स्केल का, जो है कार्बन स्केल, जो आज आप सभी पढ़ते होंगे, बुक में आपने देखा होगा, कार्बन स्केल। क्या, कौन सा स्केल सर, कार्बन स्केल। अब सवाल अगर ये आया कि कार्बन स्केल क्यों लेते हैं, किसी ने पूछ दिया आपसे, तो कार्बन मोस्ट एबंडेंट है, एबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मिल जाता है आपको, कार्बन सबसे ज़्यादा आपको मिल जाता है। तो वही बात है, ऊपर में हम क्या रखेंगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ X लिखा हमने, और नीचे में हम लिखेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन 6 12, ठीक है। अब कार्बन 12 आ रहा है, इसको हमें 1 करना है, तो कार्बन का हम 1/12 पार्ट ले लेंगे, क्या करेंगे 1/12 पार्ट ले लेंगे। अब लोग इसी को ऐसे डिब्बे में डाल देते हैं, अब डिब्बे में डाल के इस तरीके से सितारे 3-4 बना देते हैं, और उसे अपने माथे पे चिपका के पढ़ते रहते हैं, रटते रहते हैं। ये रटने वाली चीज़ था क्या, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। अब हम आते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक है। अगर मैं नाइट्रोजन का लिख रहा हूँ 14, अगर मैं लिख रहा हूं कि नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 14, इसका अर्थ क्या हुआ कि हाइड्रोजन से ये 14 गुना ज्यादा भारी है। भले ही हम एक्सप्रेस इसे कार्बन के टर्म्स में कह रहे हैं, लेकिन कुरपोषित बंदा हरदम सुतानु रहने वाला है, हाइड्रोजन रहने वाला है, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया ना, अब आते हैं, अब बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास क्या चीज है, तो देखिए सबसे पहले एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर एक चीज होता है ग्राम एटॉमिक मास, फिर एक चीज होता है एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, फिर एक चीज होता है मास ऑफ 1 एटम ऑफ X, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास की तो बात होगी, मान लीजिए कार्बन की बात कर रहे हैं, तो मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिख दिया 12। अगर इसी जगह मैं लिख देता हूं 12 के साथ ग्राम, तो ये हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास यार, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास बेसिकली कैसे इसे रिप्रेजेंट कहते हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग ग्राम, मतलब ग्राम के टर्म्स में अगर रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर यदि आप एक्सप्रेस कर देते हैं, इट्स ग्राम एटॉमिक मास, सो सिंपल। लेकिन है क्या भाई, एक्सप्रेस तो कर लिया, लेकिन है क्या ये चीज, तो ग्राम एटॉमिक मास को समझने से पहले यू नीड टू नो अबाउट मोलर मास, व्हाट एक्चुअली मोलर मास इज। ओके, मोलर मास का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ X, यानी 1 मोल किसी सब्सटेंस का, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसे ही हम मोलर मास कहते हैं। आसान है समझना, बहुत आसान है, ठीक है भाई। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ X क्या है, मोलर मास। मोलर मास ऑफ X, X क्या हो सकता है सर, जिसका आप मास ऑफ 1 मोल ले रहे हैं, किसका मास ऑफ 1 मोल ले रहे हैं, जिसका मोलर मास निकाल रहे हैं, बहुत सही।
अब मोलर मास दो चीज़ों के लिए होता है, एकदम सिस्टमैटिक नोट्स आपके बन सकते हैं यदि आप बनाना चाहें तो। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक होता है ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या चीज़ है ये भाई? तो ग्राम एटॉमिक मास की सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिख रहा हूं कि मास ऑफ 1 मोल कार्बन होता है 12 ग्राम, तो क्या मैं सही लिख रहा हूं या गलत लिख रहा हूं ये बताना। मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है, क्या मैं ये सही लिख रहा हूं या गलत, ये बताइए पहले। अगर ये आपको गलत लग रहा है या सही लग रहा है उससे पहले ये भी लिख दे दीजिए, मैं लिख देता हूं कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम में लिख सकता हूं ना। हाँ भाई, अभी बात हुई थी कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मोलर मास होता है। तो क्या मास ऑफ 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम लिख सकता हूं? लिख सकता हूं यार, क्या दिक्कत है? बहुत सही। अब मास ऑफ 1 मोल का मतलब क्या हुआ? Na समथिंग। 1 मोल इज इक्वल्स टू Na समथिंग। 1 मोल ऑफ समथिंग इज इक्वल्स टू Na समथिंग। समथिंग कैन बी एनीथिंग बट एनीथिंग शुड बी द सेम थिंग। पहले पढ़ा था मैंने आपको। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल के बदले मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ Na कार्बन। कितना होता है? 12 ग्राम ही तो होता है, 1 मोल के बदले ये लिख दिया। तो क्या मैं मास ऑफ 1 कार्बन अगर मैं एटम से आपको पूछूं तो क्या होगा बताना भाई। यूनिटरी मेथड लगाना भाई। 12/Na ग्राम होगा क्या? ये बात क्या आपको समझ में आई? ये बात क्या आपको समझ में आई तो लाइक ठोक दीजिए नहीं रहने दीजिए। चलिए, अब इस तरीके से समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से समझिए। अगर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम, अगर मैं लिख रहा हूं 12/Na ग्राम, तो अगर मैं लिखूं मास ऑफ 2 कार्बन एटम तो 12/Na इंटू 2। अगर मैं लिखूं मास ऑफ 10 कार्बन एटम तो 12/Na इंटू 10। क्या लगा रहा हूं मैं? यूनिटरी मेथड। क्या लगा रहा हूं मैं? यूनिटरी मेथड। मोल कॉन्सेप्ट पूरे यूनिटरी मेथड पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा मास ऑफ Na कार्बन तो क्या होगा? 12/Na मल्टीप्लाइड बाई Na क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को खा जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 ग्राम। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ 1 मोल कार्बन। Na क्या होता है? 1 मोल होता है, तो ये भी क्या हुआ? 12 ग्राम। तो 1 मोल कार्बन क्या होता है? मोलर मास ऑफ कार्बन। मोलर मास ऑफ कार्बन क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। अब इससे ज्यादा गिर के नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, अब अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तब टेक्निकल इश्यू है, टीवी बदलिए। ठीक है, टीवी बदलिए। ठीक है, चलिए, ग्राम एटॉमिक मास की हमने बात कर ली, अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास बेसिकली क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मान लीजिए N2 की बात करते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है? 28 ग्राम होता है। क्या होता है? 28 ग्राम होता है। कैसे होता है पहले ही मैंने बता चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। एक नाइट्रोजन एटम का ये और 2 नाइट्रोजन हमारे पास हैं, 14 + 14 क्या हो गया? 28 हो गया। बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं। तो मास ऑफ 1 मोल के बदले क्या मैं लिख सकता हूं? मास ऑफ NaN2 मॉलिक्यूल। NaN2 मॉलिक्यूल भी तो वही होगा, 1 मोल को ही मैंने बदल दिया Na के अंदर। Na क्या होता है? 6.02 × 10⁻23। अब मास ऑफ Na के बदले अगर मैं लिख दूं, अगर मैं आपसे कहूं मास ऑफ 1N2 मॉलिक्यूल क्या होगा? 12/Na ग्राम। आई बात समझ में? क्या होगा? 12/Na ग्राम होगा। वहीं अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आया तो मास ऑफ 2N2 मॉलिक्यूल क्या होगा? 28/Na × 2।
तो मास ऑफ Na इनटू मॉलिक्यूल क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय Na, यानी Na मॉलिक्यूल का मास क्या होगा 28 ग्राम। Na के बदले 1 मोल लिख सकता हूं, तो मास ऑफ 1 मोल इनटू क्या होगा 28 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। बात खत्म। यही चीज क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन। शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसका, ठीक है, बस ऐसे ही जल्दीबाजी में। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात क्या है, बताइए मेरे दोस्त। 100 बात की एक बात ये है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास होते हैं। मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ एक्स क्या होता है, मोलर मास ऑफ एक्स होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ एक्स। किसी ने पूछा एक्स क्या है, तो जिसका आप मोलर मास निकालना चाहते हैं, बात खत्म। तो मोलर मास हम किसका निकालना चाहते हैं, जिसका ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एक्स है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स है। बहुत सही, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं एटॉमिक मास यूनिट पे। किस चीज पे, एटॉमिक मास यूनिट पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास 12 AMU। समझा जाए इसे, समझा जाए। अच्छा, AMU बात करते हैं, क्या है ये। AMU बेसिकली है एटॉमिक मास यूनिट। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन क्या है का आंसर थोड़ी आया, एटॉमिक मास यूनिट का रिप्रेजेंटेशन आपने बता दिया। क्या है ये एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट होता है मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। यानी जो सुतानु है, सबसे ज्यादा क्लास का कुर्पोसिट जो बंदा है, सबसे कुर्पोसिट, उसका मास को हमने रेफरेंस रखा, उस रेफरेंस को हम कहते हैं 1 AMU। क्लियर है बात, बहुत सही। चलिए, अब 1 AMU को मैं अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहूं, ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहूं, तो जो बुक में आप सितारे बना देते हैं ना, हरे हरे रंग से, पिंक पिंक कलर से, ऑरेंज ऑरेंज कलर से, स्टार 5-6 उसको याद करते रहते हैं, उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो 1 AMU बराबर होता है मास ऑफ, अगर मैं लिखूं 1 कार्बन एटम की, 1 कार्बन एटम की, तो ये होगा 6/12, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा 6/12। अब ये तो 12 होगा भाई, तो इसको 1 करने के लिए इसका मैं 1/12 पार्ट लूंगा, 1/12 पार्ट लूंगा। ये मैंने समझा दिया है भाई, 1/12 पार्ट किस लिए ले रहा हूं, अगर नहीं से भी समझ में आया तो बस याद कर लो, 1/12 लेना है क्योंकि इसे 1 करना है भाई, 12 × 1/12 1 करना है। अच्छा, इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा, मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या होगा बताना भाई। फिर से स्टार्टिंग से आ रहा हूं, बार बार रिवाइज एकदम दिल में बसा लेना इस चीज को। मास ऑफ 1 मोल कार्बन क्या होता है, 12 ग्राम होता है क्या। अभी बात करके आए हैं ग्राम एटॉमिक मास, यानी मास ऑफ 1 मोल कार्बन क्या है 12 ग्राम। अगर मैं कहूं मास ऑफ Na कार्बन, अभी ये बात मैं समझाई फिर भी समझा रहा हूं, ध्यान रखना। तो मास ऑफ Na कार्बन क्या 12 ग्राम, तो अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 कार्बन तो क्या होगा 12/Na होगा क्या, ग्राम, इन ग्राम, ठीक। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम कितना होगा बताना भाई, 12/Na ग्राम होगा, और मल्टीप्लाइड बाई ये क्या है 1/12 है, कट जाएगा, क्या आंसर आ गया 1/Na ग्राम। यानी 1 AMU बराबर होता है 1/Na ग्राम। इसको लोग सितारे इस तरीके से बना लेते हैं और अपने माथे पे चिपका कर पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, रटते रहते हैं। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, इसी फॉर्मूले पे क्यों, अगर जो केजी बना दिया गया है, केजी किलोग्राम, तो क्या मैं केजी सिर्फ आलू के लिए एक निश्चित कर देता हूं कि आलू अगर आपको नापना है, इफ यू वांट टू मेजर वेट ऑफ आलू, तभी आप केजी का इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं उसमें सोने को नहीं नाप सकता, आटे को, चावल को, बुक्स को, ग्लास को, पानी को नाप सकता हूं। तो भाई एटॉमिक मास यूनिट क्या है, मास का यूनिट है, तब तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला कार्बन के लिए क्यों आ रहा है, बात तो सही है, क्यों नहीं आ रहा है भाई, दिखाइए हमें कैसे आ सकता है। आइए देखते हैं भाई, क्या दिक्कत है, ध्यान दीजिए। अबे हाँ, देखिए 1 AMU मान लीजिए अब मैं निकालना चाहता हूं नाइट्रोजन के लिए, ठीक, नाइट्रोजन के लिए निकालना चाहता हूं,
एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन इन ग्राम, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन यानी 7 और 14। अब इसका 1/14 पार्ट लेना पड़ेगा ना, 1/14 पार्ट लेना पड़ेगा, तो 1/14 मल्टीप्लाइड बाई एक एटम नाइट्रोजन का मास कितना होगा। आइए वापस से, मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन क्या होता है 28 ग्राम, उसी की बात की थी हमने। फिर मास ऑफ Na नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अरे यार ये भाई साहब 1 मोल नाइट्रोजन होता है 14 ग्राम और मास ऑफ Na तो नाइट्रोजन होगा 14 ग्राम, तो मास ऑफ एक नाइट्रोजन कितना होगा 14/Na ग्राम। तो मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम क्या होगा 14/Na ग्राम, कट के क्या हो गया 1/Na ग्राम। तो क्या ये सिर्फ एटम्स तक ही सीमित है, अभी बात की। क्या अगर मैंने ग्राम ले लिया तो सिर्फ आप चावल उसमें देखोगे, ग्राम ले लिया तो सिर्फ आप उसमें प्लैटिनम देखोगे, आटा भी देख सकते हैं भाई, क्या दिक्कत है। आइए आटा देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखिए। मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, मास ऑफ, अरे यार ये क्या लिख रहा हूं, 1 AMU मान लीजिए ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44, कैसे, तो कार्बन 12 और ये 32 प्लस 12 44, ठीक है। तो 44 होता है तो 1/44 पार्ट लेना पड़ेगा, तो 1/44 मल्टीप्लाइड बाई एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होगा 44/Na। कैसे होगा, तो आइए ये भी देख लेते हैं कैसे होगा भाई। तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास में पूछ रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम, तो मास ऑफ 1 मोल के बदले मैंने लिखा मास ऑफ Na कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी 44 ग्राम, तो मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड 44/Na ग्राम, तो मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड 44/Na ग्राम, ग्राम मत लिखना भूलना, तब क्या आ गया 1/Na नहीं आ गया। इसी चीज को मैं आयंस के लिए लेना चाहता हूं, आयंस के लिए, तो वो भी वही होगा भाई। तो 1 AMU मान लीजिए ऑक्साइड आयन के लिए लेते हैं, मास ऑफ 1 ऑक्साइड आयन इन ग्राम, ठीक है। तो ये क्या होगा मल्टीप्लाइड बाई 1/16 पार्ट, तो 1/16 इंटू 16/Na। अब भाई 2 माइनस से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, पहले मैं बताया था कि इलेक्ट्रॉन आते जाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम एंड गो, ठीक है, लेकिन हरदम आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर आउटर पार्ट, उससे हमारे जो कोई एटम होता है उसके वेट में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया 1/Na ग्राम आ गया। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 1 AMU हमारे दिल में दिमाग में बस चुका है, ठीक है। चलिए मार्केट में शायद ही चलिए रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास की हमने बात कर ली, ठीक है। तो कुछ सवाल अगर हम देखना चाहें, नहीं आज तो मैं आपको सवाल नहीं कराऊंगा, कल हम बढ़िया सवाल देखेंगे। अब एक बस झटका एक और देना चाहूंगा, ठीक है। जो अभी हमने ये बात की ये एटॉमिक मास यूनिट पे, तो अगर मैं लिख रहा हूं, देखना ट्रू फॉल्स बताना, ठीक है। मास ऑफ 1 कार्बन एटम या फिर मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम कितना होता है 12 ग्राम होता है, अभी अभी बात करके आए हैं। अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 AMU, तो बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, अभी के अभी टाइम स्टैम्प डाल के कि भाई ये देखो इसका आंसर मेरे लिए फॉल्स आ रहा है, बताना थोड़ा देर, देख लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। मैं स्टील के ग्लास में सोने की तरह पानी पीता हूँ। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम 12 ग्राम में लिखा, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है ट्रू है, ठीक है। कैसे, तो देखिए अभी भी मैं ड्राइव कर सकता हूं, कर लिया है मैंने, फिर भी मास ऑफ 1 कार्बन एटम के बदले मैं लिख सकता हूं मास ऑफ Na कार्बन एटम, क्या होगा 12 ग्राम होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
इस Na के बदले अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 कार्बन एटम तो ये क्या होगा 12/Na होगा क्या? ठीक है। अब याद रखना, याद करो वो जमाना 1 AMU क्या होता है 1/Na ग्राम होता है क्या? 1/Na ही यहां पे मुझे दिख रहा है क्या? तो इस Na के बदले क्या मैं यहां पर AMU लगा सकता हूं क्या? ये दोनों इक्वेशन सही हैं क्या? देखिए ये दोनों इक्वेशन सही है क्या? देखिए ठीक है। तो इससे एक और स्टेटमेंट हमें क्लियर होता है, लिख लीजिए कॉपी में, ये आपको मिलता रहेगा। इसको हम कहते हैं डी स्टार, बेसिकली डिजायर का स्टार या दिमाग का स्टार, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये अपना ही है, मार्केट में एक ही आपको मिलेगा डी स्टार। हर क्वेश्चंस में आपको डी स्टार मिलेंगे, चिंता मत करिए, अभी तो शुरुआती डी स्टार है। डी स्टार क्या है कि किसी एटम के एक मोल में जितना उसका मास ग्राम में होता है, उसी एटम के एक एटम में उसका मास AMU में होता है। फिर से ध्यान दीजिए, किसी एटम के एक मोल में जितना मास ग्राम में होता है, उस एटम के एक एटम का मास उतना ही AMU में होता है। लिखित में समझिए, ये टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको एक बार में समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका IQ लेवल आगे है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख के समझ में आना चाहिए। देखिए किसी एटम के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उसी एटम के एक एटम का मास उतना ही AMU में होता है। बात क्लियर? बहुत सही। तो क्या ये बस एटम के लिए है? नहीं, एप्लीकेबल फॉर ऑल। कैसे? यहीं पे मैं लिख देता हूं, झूठ मूठ का क्यों बदलना। अगर मैं लिख रहा हूं मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 44 ग्राम, ठीक। अगर मैं लिखूं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 AMU, तो क्या मैं गलत हूं? कितने लोग कहते हैं मैं गलत हूं? लाइव होता तो मजा आता सर। ठीक है, लाइव भी आएगा कुछ दिनों में, तो लिख लीजिए, एक और सिस्टम लिख लीजिए। ये दोनों ही सही है सर, इसको मैं डिराइव कर सकता हूँ, मुखड़ी में डिराइव कर रहा हूँ कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बदले मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ 1 Na कार्बन डाइऑक्साइड क्या है 44 ग्राम। तो अगर मैं लिखूँ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड 44/Na ग्राम हो जाएगा, और 1/Na होता है AMU, तो 44/Na क्या हो जाएगा 44 AMU। तो एक और लिखिए कि किसी मॉलिक्यूल के एक मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उसी मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल का मास उतना ही AMU में होता है। दोनों सेम नहीं हो, बहुत से। इसी चीज़ के आपको आयन में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक। अब एक सवाल करते हैं, उस सवाल के बाद हम आपको झटका देंगे, ठीक है, या फिर टाटा बाय बाय कह सकते हैं। देखिए क्या होता है, सवाल पहले करिए। अब इतना आपने कॉन्सेप्ट समझा, तो इसके ऊपर सवाल आते हैं बेसिकली, बेसिक आपके स्कूल में जरूर आएंगे, लिख के लीजिए। हाफ ईयरली में तो आना ही है, अगर सिलेबस में है तो। स्कूल के आपको निकालना है, आपको दिया हुआ है कि मास ऑफ, नहीं, आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 56 AMU, ठीक। 56 AMU में कितने हीलियम के आपके पास एटम्स हैं, ठीक है। तो आप सवाल करने का प्रयास करिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे। एक बार प्रयास करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, 5 4 3 2 0। चलिए ध्यान दीजिए, अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था, पहले एकदम कॉन्सेप्ट से आइए, फिर आपको डी स्टार दिखेगा, यहीं से दिखना शुरू होगा आपको डी स्टार। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, मास ऑफ कैसे करना है कॉन्सेप्ट वाइज। मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन क्या है, सॉरी हीलियम क्या है 4 ग्राम है क्या, 2 और 4 होता है ना, ठीक है। तो 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम, ठीक। तो मास ऑफ Na हीलियम अगर मैं कहूं तो ये भी 4 ग्राम, भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। अगर मैं लिखूं
मास ऑफ वन हीलियम एटम, एटम ही है भाई, वन हीलियम एटम, तो ये क्या हो जाएगा, 4 AMU हो जाएगा क्या? हाँ भाई, अभी भी पढ़ के आए हैं, किसी एटम के 1 मोल का मास जितना ग्राम में होता है, उसी एटम के 1 एटम का मास उतना ही AMU में होता है। यही सब क्वेश्चन में काम आएगा सर। ठीक है, हमें AMU दे रखा है ना, तो अगर मैं 1 AMU के लिए निकालना चाहूं तो क्या 1/4 हीलियम एटम होगा? ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं। तो अगर मैं यहीं पे 56 AMU के लिए निकालना चाहूं तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 56 हो जाएगा क्या? 14 हीलियम एटम्स आंसर आ जाएगा क्या? देख लेना भाई, कट्टा के 14 ही होता है ना? हाँ जी, 14 ही होता है। ठीक है, अब ये अगर आप करते हैं तो आपको फॉर्म मिलेगा सर, फॉर्म। तो आप कहेंगे फॉर्म तो अच्छा होता है, अगले साल के लिए मिलेगा। अगले साल के लिए आपको फॉर्म मिल जाएगा कि लीजिए भाई ये अगले साल बढ़ते रहिएगा। लेकिन रैंक कैसे लाते हैं, क्वेश्चन कैसे पकड़ते हैं, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो सब कुछ पहली बार में नहीं समझ में आएगा। इनको अगर आप नोट करते जाएंगे, जो मैं D* बता रहा हूँ और मेन सॉल्यूशन बता रहा हूँ, उसके बाद खुद से एक बार प्रैक्टिस करिए, फिर आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है ये D*। बहुत ताकतवर चीज़ होती है, ध्यान दीजिए, मार्केट में एक ही है। फाइंड द नंबर ऑफ हीलियम एटम इन 56 AMU। ठीक है, तो 1 मोल हीलियम एटम का मास होता है 4 ग्राम। ठीक है, 1 मोल हीलियम एटम का मास होता है 4 ग्राम। इसको हमें नहीं लिखना, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे आइए, मतलब फॉर्मूला नहीं, D* लगाइए। 1 हीलियम एटम का मास है कितना? 4 AMU। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये आराम से मारोगे। 1 हीलियम एटम का कितना मास? 4 AMU। अच्छा, हमें क्या दे रखा है? 56 AMU। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 14 के साथ, तो यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा 14 के साथ। रेशियो ही तो है, रेशियो ही तो है। तो क्या यही आंसर नहीं हो गया? अब कई लोग सदमे में चले जाएंगे कि ये क्या हो गया, आपको आंसर पता था उसलिए आपने किया। नहीं सर, 4 into आप क्या करोगे कि 56 पहुंचे? अच्छा, यही करेंगे हम, 14 ही करेंगे। तो 4 × 14 AMU अगर करेंगे तो कितने एटम्स चाहिए? अरे भाई वही ना बात आई, 1 हीलियम का एटम लेंगे तो 4 AMU उसका मास, तो गुणे 14, तो यहां भी गुणे 14, मतलब 14 एटम लेंगे तो गुणे 14 AMU मास हो जाएगा। D*। ठीक है, एक और सवाल कर लीजिए, एक और सवाल लीजिए, कर लीजिए मन की संतुष्टि के लिए। सवाल नंबर 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, सवाल आया कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम से आइए, मॉलिक्यूल इन 56 AMU ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मतलब कितने मॉलिक्यूल हैं 56 AMU नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्टिंग से करते हैं कि 1 मॉलिक्यूल अगर आपके पास नाइट्रोजन है, 1 मॉलिक्यूल अगर आपके पास नाइट्रोजन है, सॉरी 1 मोल अगर आपके पास नाइट्रोजन है, तो उसका वेट होगा 56, नहीं यार, 1 मोल नाइट्रोजन है तो उसका वेट होगा आपके पास 28 ग्राम। यानी अगर 1 मॉलिक्यूल आपके पास नाइट्रोजन है तो इसका वेट होगा 28 AMU। ध्यान देते रहिएगा, ये सारी चीजें भी मैं बता चुका हूं, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ जाना चाहिए। तो 1 AMU अगर मैं लूं तो यहां मुझे करना होगा 1/28 मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो यहीं पे मैं अगर 56 AMU लेता हूं तो 1/28 मल्टीप्लाइड बाई 56 दैट इज इक्वल्स टू 2 मॉलिक्यूल, आपका आंसर आ जाएगा। आपको 2 मॉलिक्यूल लेने हैं। अब ये आप करेंगे तो आपको फॉर्म पकड़ा दी जाएगी कि लीजिए सर 2 साल बाद आप एग्जाम दे दीजिएगा। ठीक है, रैंक कैसे लाते हैं, D कैसे लगाते हैं, लगाइए यहाँ पर D*। ठीक है, D* के लिए बेसिकली क्या करना है, तो सिंपली देखिए कि 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 28 AMU है। ठीक है, आपके पास कितने AMU में, 56, यानी गुणे 2, यानी गुणे 2। रेशियो ही तो है, रेशियो ही तो है। क्या यही आंसर नहीं है आपका?
चलिए सर, तो आज के लिए हम लेक्चर यहीं पर नहीं छोड़ते हैं। एक और चीज़, एक और झटका देख के ही जाया जाए। आ जाइए मोल पे आ जाइए, ठीक है। तो कम लेक्चर में ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस कवर हो पाए, नीट और जेई का, ठीक है। ध्यान दीजिए, दोनों का ही कवर हो रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। मोल की बात करते हैं। मान लीजिए अब मुझे किसी ने पूछ दिया कि नंबर ऑफ मोल निकालिए। क्या निकालिए? नंबर ऑफ मोल निकालिए मास के द्वारा। मास के द्वारा नहीं समझ में आया तो कॉन्सेप्ट लाइए ठेले से। आप ठेले पे गए, कहाँ गए भाई? ठेले पे गए, ठीक। 3D ठेला है ये। अब ये छुपा हुआ है उधर उस साइड में, ठीक है। हाँ, इस तरीके से ठेला, ठीक है। इसके ऊपर संतरे रखे हुए, ठीक है। सेव संतरा जो भी ले लो भाई, इस तरीके से संतरे रखे हुए हैं, बहुत सारे संतरे, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि कितने संतरे इसमें हैं। अब गिनना नहीं, बहुत सारे हैं ना यार, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मान लीजिए बहुत सारे सेव संतरे इस पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे। मुझे निकालना है कितने हैं, नंबर ऑफ संतरे या केले जो भी मान लीजिए आप। इसे सेव मान लीजिए, नंबर ऑफ सेव मान लीजिए, कितना होगा। अच्छा, अगर मुझे किसी तरीके से पता चल जाए या फिर पता है कि पूरे जो ठेला है, पूरे जो संतरे हैं उसका मास है, मान लीजिए 200 ग्राम, पूरे का मास है 200 ग्राम, मुझे पता है, बस मान लीजिए। मैंने एक संतरा लिया, उसको जोखा, उसको वेग किया, मुझे पता चला कि अरे ये तो 20 ग्राम है। क्या है? 10 ग्राम है, मान लो 10 ग्राम है। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड बाई 10 ग्राम कर दूंगा। क्या आंसर 20 आ जाएगा? तो क्या 20 संतरे होंगे हमारे पास? क्या 20 संतरे होंगे हमारे पास? ठीक है। मान लो इसका आंसर आता था पूरे का मास 2000 ग्राम होता, तो डिवाइड बाय अगर 10 कर दो, मतलब एक हमने संतरा लिया, उसको वेट किया, इसका मास आया 10 ग्राम, तो हमारा आंसर आएगा कि 200 संतरे इसके ऊपर पड़े हुए हैं भाई, इसके ऊपर 200 संतरे पड़े हुए हैं। इसी चीज को मॉलिक्यूल मोल के कॉन्सेप्ट में लाइए। अगर मुझे मोल निकालने हैं कि कितना मोल है, तो अगर मुझे पता रहे, जैसे यहां पर एक संतरे का मास मुझे पता है 10 ग्राम, अगर मुझे यहां पर पता रहे कि मास ऑफ 1 मोल कितना है, जैसे एक संतरे का यहीं पे 1 मोल ऑफ x, और ऊपर में अगर मुझे इसका वेट अगर पता चल जाए किसी तरीके से, यानी गिवन मास अगर मुझे पता रहे, तब क्या मैं नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकता? तब क्या मैं नंबर ऑफ मोल नहीं निकाल सकता? देख रहे हैं कहां से कॉन्सेप्ट आया? ठेले से। लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब इसी को गिवन मास को हम W के फॉर्म में लिख लेते हैं। मास ऑफ 1 मोल क्या होता है? मोलर मास होता है। मास ऑफ 1 मोल क्या होता है? मोलर मास होता है। तो डिवाइड कर दीजिए गिवन मास को किसके साथ? गिवन मास याद रखना कि ग्राम में होना चाहिए, और डिवाइड कर देंगे आप किसके साथ भाई? आप डिवाइड कर दोगे मोलर मास के साथ। मोलर मास, बात खत्म। ये बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ मोल के। नंबर ऑफ मोल को हम n से डिनोट करते हैं। अब से सीख जाइए, n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब मोलर मास 2 प्रकार के होते हैं। अगर एटम की बात आई तो ग्राम एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल की बात आई तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यार बात खत्म। कॉन्सेप्ट कहां से आया? ठेले से। लोग क्या करते हैं, चांद सितारे बना के याद करते हैं। याद करने वाली चीज थोड़ी है यार। मोल कॉन्सेप्ट 12 बता रहा हूँ, नाम है। कॉन्सेप्ट को इतना पटक के मारिए कि रो दे, वो तड़पा के मार लीजिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन ले लेते हैं, छोटा सा, ज्यादा नहीं। क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, जल्दी से करिएगा 10 सेकंड के अंदर, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 36 ग्राम कार्बन। 36 ग्राम कार्बन के अंदर कितने मोल कार्बन के होंगे? मोल मतलब ढेर, मोल मतलब ढेर, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास करते हैं। क्या W से गिवन मास को डिवाइड करते हैं, M से मोलर मास को। याद रखना, धीरे धीरे याद करना शुरू कर दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है ना। तो गिवन मास आपको 36 दे रखा है, कार्बन का मोलर मास होता है 12, आंसर आ गया 3, यानी 3 मोल आपके पास कार्बन होंगे। बात खत्म, होएंगे, ठीक है। अब
एक चीज़ पे आ जाते हैं, एक आखिरी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा जहाँ से बहुत कुछ चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसे फ्लो चार्ट आपको शायद काफ़ी बुक्स में दिखा होगा। सबसे पहले हमने बात किया इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करके मैंने आपको बताया एटम्स के बारे में। एटम्स पे जब हम पहुँचे, फिर हम पहुँचे मॉलिक्यूल के बारे में, सिस्टमैटिक एकदम। फिर मॉलिक्यूल को हमने ढेर में जमा किया या Na मॉलिक्यूल ले लिया तो वो हो गया मोल। अब मोल से हम अभी आए गिवन मास पे। तो अगर आपको मास दिया होगा, मोल निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, डिवाइड बाय आपको कर देना है मोलर मास। मोलर मास यानी 1 मोल ऑफ समथिंग। अब अगर मोल से आपको मॉलिक्यूल पे आना है तो एक मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए Na के साथ। और अगर मॉलिक्यूल से अगर आपको एटम पे आना है तो जितने मॉलिक्यूल होंगे उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है एटॉमिसिटी के साथ। किसके साथ? एटॉमिसिटी के साथ। और सिंपली आप एटम से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसका रिवर्स करना चाहूँ तो सिंपली डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसके साथ? मोलर मास के साथ, Na के साथ। बात खत्म है क्या? ठीक है। अच्छा, एक सवाल लेते हैं, संतुष्टिजनक सवाल है, बहुत ही मजा आता है कि आपके पास 56 ग्राम है नाइट्रोजन। ठीक है, 56 ग्राम है आपके पास नाइट्रोजन। अब कुछ सवाल देते हैं हम आपको फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करने का प्रयास करिएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2। ठीक है, फिर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम ऑफ N2, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को अलग लिख देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आपको समय मिला 5 4 3 2 1 0 -1 -2। ठीक, नंबर ऑफ मोल अगर हमें N2 का निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, गिवन मास जो हमें मिला है डिवाइड कर देंगे उसके मोलर मास के साथ। गिवन मास क्या है? 56 ग्राम। मोलर मास क्या है? 28। क्या आ गया? 2 मोल। बात खत्म है। अब मुझे मॉलिक्यूल चाहिए कि N2 में कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो जितना मोल होगा, एक मोल में Na मॉलिक्यूल, तो 2 मोल में 2 Na मॉलिक्यूल। ठीक, नंबर ऑफ एटम क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एटॉमिसिटी के साथ, यानी जितना आया 2 × Na मॉलिक्यूल अगर आया तो मल्टीप्लाई कर दो इसके एटॉमिसिटी, यानी 2, यानी क्या आ गया, 4 Na एटम है N2 के। अब वहीं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालना है, तो ध्यान दीजिए, एक नाइट्रोजन के एटम में 7 और 14 इतने होते हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 7 प्रोटॉन रहते हैं और 7 न्यूट्रॉन भी रहते हैं बेसिकली, 14 - 7। ठीक है, यानी एक नाइट्रोजन के एटम में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 Na नाइट्रोजन के, सॉरी N2 नहीं हो सकता सर, 4 Na एटम नाइट्रोजन में 4 Na मल्टीप्लाइड बाई 7 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, फिर से समझिए, एक नाइट्रोजन में इतने, तो 2 में कितने, गुणे 2, Na में कितने, गुणे Na, 4 Na में कितने, गुणे 4 Na। बात खत्म यार। अच्छा, अगर मैं चाहूं कि डायरेक्टली मॉलिक्यूल से जंप कर दूं इलेक्ट्रॉन के साथ, मुझे एटम्स नहीं अगर चाहिए, अगर नहीं चाहिए, तब मैं क्या करूंगा सर? तो ध्यान दीजिएगा, एक नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक एटम में 7 और दूसरे में 7, यानी 7 7 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। ध्यान दे रहे हो ना, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपके पास 2 Na मॉलिक्यूल हैं, तो आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं
2Na के साथ, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपका आ जाएगा। डायरेक्टली इस तरीके से भी आप जंप कर सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप कैसे भी सवाल को लगा लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का किसका काम है? मेरा। और जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको दिल में बसाने का काम किसका है? आपका। बात खत्म। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अटैक देना काफ़ी रहेगा। कल हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे यार, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल फाइंड करना, फलान ढिंगान सब कुछ करेंगे। उसके बाद हम आइडियल गैस इक्वेशन पे जाएंगे, स्टोइकियोमेट्री वगैरह, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, सब कुछ हम पढ़ेंगे। चिंता मत करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं हूँ आर्यन उपाध्याय। याद रखना, नाम एक और काम अनेक।